हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज लेक्चर नंबर 1 है, तो आज की क्लास में हम इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे। आपने बहुत सारे, हम अपनी आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में बहुत सारे मुहावरों का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है ना। सो दाएं हाथ का खेल, इस तरीके की बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं। बहुत सारे मुहावरे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। अब आखिरकार जब आप किसी से अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तब अगर आपको किसी भी मुहावरे का यूज करना है तो उन सभी को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इन सभी को आप अपनी कॉपीज में जरूर लिखिएगा और याद भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, बिकॉज जब भी आप इनका यूज करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, आपको इस लैंग्वेज की काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है और काफी इंप्रेसिव भी लगता है, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो इडियम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मीन्स यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। बोलते ना अपने दोनों हाथों में लड्डू, ठीक है, कि भाई इसमें भी लड्डू, मतलब कि अभी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और दो अवसर आए हैं आपके पास, ठीक है, और उन दोनों अवसरों को आप एक ही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर हमें किसी सेंटेंस में बोलना है, कैसे बोलेंगे? By working part-time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get the best of both worlds. अब क्या किया उसने? By working part-time काम करके, and looking after her kids, और अपने बच्चों की देखभाल करके 2 days a week, कब? दिन में, हफ्ते में 2 दिन। She managed to get the best of both worlds. उसने क्या किया? दोनों अपॉर्चुनिटीज का सही इस्तेमाल किया, दोनों चीजों को बहुत ही बखूबी निभाया। तो वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख पाई और वो जॉब भी कर पाई। पार्ट टाइम जॉब से उसे ये दोनों फायदे हो गए, राइट। सो किस तरीके से हमने यूज किया द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स? अगर आप बोलोगे, इसका मतलब समझ जाएगा सामने वाला कि आप क्या कहना चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो कि दोनों डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज सेम टाइम पर आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एक होता ना, नाम लिया शैतान हाजिर, नेम और स्पीक ऑफ द डेविल। नाम लिया शैतान हाजिर को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। जैसे ही शैतान की बात की, सो दिस मीन्स दैट द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट द मोमेंट, कि हम एक्चुअल में जिसकी बात कर रहे होते हैं वो सच में वहां पर जब आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीक ऑफ द डेविल। सी, हाय टॉम, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वाज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार। कह रहे हैं हाय टॉम, स्पीक ऑफ द डेविल। जब उसने बोला स्पीक ऑफ द डेविल तो टॉम समझ गया कि उसकी ही बात की जा रही थी और वो एकदम से वहीं पर टपक गया, ठीक है। आई वॉज जस्ट टेलिंग सारा, मैं केवल सारा को अभी यही बता रहा था अबाउट योर न्यू कार, तुम्हारी नई गाड़ी के बारे में। सो स्पीक ऑफ द डेविल क्या हुआ? स्पीक ऑफ द डेविल हुआ, नाम लिया शैतान हाजिर। लिख दो यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब दिस मीन्स अग्रीइंग विद समवन। जब आप अगर अपनी सहमति दिखा रहे हो सामने वाले इंसान के साथ, तो आप क्या बोलोगे? सी आई टू आई मतलब दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। अब जो भी बिजनेस डील थी, उन्होंने क्या किया? उस बिजनेस डील पर अग्री कर लिया, दोनों की सहमति हो गई और वो डील फाइनल हो गई। तो उन्होंने बोला दे फाइनली सॉ आई टू आई, मतलब कि उन्होंने फाइनली डील पक्की कर ली, अग्री कर लिया, जो भी काम था वो हो गया ऑन दी बिजनेस डील। बिजनेस डील पर दोनों ही पक्षों का सहमति हो गई है। सो सॉ आई टू आई का क्या मतलब हुआ? सॉ आई टू आई का मतलब हुआ अग्री करना किसी के साथ। क्या करना? अग्री करना, सहमति दिखाना। अग्री मतलब सहमति। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली। बोलते ना कि यार कभी कभार, भूले भटके,
कभी ऐसा हो जाता है तो वो कोई भी इवेंट जो इनफ्रीक्वेंटली होता है, कभी कभी होता है. सो आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून. मैं सिनेमा जो है वो कब जाता हूं, कभी कभार जाता हूं. वंस इन अ ब्लू मून बोलते हैं ना, हम बहुत सी बार बोलते हैं यार ईद का चांद. ईद का चांद मतलब कोई चीज जो बहुत दिनों बाद दिखी, लेकिन यहाँ पर दिखने वाली बात नहीं है. हम उसे बोल देते यार तू तो ईद का चांद हो गया. ईद का चांद हो गया मतलब कि तू तो दिखाई ही नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है, कभी कभार दिखाई देता है. यहाँ पर वंस इन अ ब्लू मून जब हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी चीज जो कि इनफ्रीक्वेंटली होती है. कब होती है? इनफ्रीक्वेंटली होती है. ठीक है. आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून. नेक्स्ट है when pigs fly. क्या है नेक्स्ट? when pigs fly. अब ये तो कैसा मुहावरा हुआ? क्या पिग्स उड़ सकते हैं? पिग्स फ्लाई कर सकते हैं? सुअर जो होता है वो उड़ सकता है? नहीं ना. समथिंग दैट विल नेवर हैपन. कुछ ऐसी चीज जो कभी भी घटित नहीं होगी. कोई ऐसी चीज जो कभी भी घटित नहीं होगी. तो when pigs fly she'll tidy up her room. कह रहे जिस दिन ना सुअर उड़ने लग जाएंगे ना, उस दिन ही अपना कमरा साफ करेगी. मम्मी बोलती है ना, न जाने कब ये अपना कमरा साफ करेंगे. तो वो कह रहे हैं कि जिस दिन सुअर उड़ने लग जाएंगे ना, उस दिन ही अपना कमरा साफ करेगी. मतलब कि वो कभी भी अपना कमरा साफ नहीं रखती है. ठीक है. सो when pigs fly she will tidy up her room. नेक्स्ट है to cost an arm and a leg. To cost an arm and a leg मतलब कि समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. अगर मान लो किसी चीज की कीमत एक हाथ और एक पैर हो, मतलब क्या हुआ? वो चीज काफी कीमती होगी. वरना आपके शरीर के अंग से ज्यादा कीमती कोई चीज हो सकती है क्या? आपके शरीर के अंग से ज्यादा कीमती कोई चीज हो सकती है? नहीं हो सकती ना. इसीलिए टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब है समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, कि कुछ चीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. फ्यूल दीज डेज कॉस्ट्स आर्म एंड अ लेग. अब आपको पता है यार आजकल पेट्रोल के दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं ये बताने के लिए कि फ्यूल के दाम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर फ्यूल दीज डेज कॉस्ट्स एंड आर्म एंड अ लेग. एन आर्म आएगा यहाँ पर, एंड नहीं आएगा. एन आर्म एंड अ लेग. Fuel these days costs an arm and a leg. मतलब आपने यहां पर क्या कहा कि आजकल जो फ्यूल की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. ठीक है. चलो. A piece of cake. कोई चीज बहुत ज्यादा जब आसान हो. अब केक का एक टुकड़ा काटना और उसे खाना कोई ज्यादा मुश्किल होता है? नहीं होता ना. बड़े मजे आते हैं उसे खाने में. तो बस वही है. Something is very easy. हमारे यहाँ बोलते हैं दाएं हाथ का खेल है मेरे, में ऐसे कर दूं. वही होता है अ पीस ऑफ केक. ठीक है. सो द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक. अब अगर आप ये बोलो यार इंग्लिश का टेस्ट तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसका मतलब आप अगर उसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक. जो इंग्लिश टेस्ट था वो क्या था? एक पीस ऑफ केक था, मतलब कि बहुत आसान था. ठीक है. सो अब से अगर आपको ये बोलना है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, at that time आप यूज कीजिएगा a piece of cake. Okay. Next. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag मतलब to accidentally reveal a secret. बहुत सी बार होता है ना, बातों बातों में गलती से आपने किसी का कोई रहस्य या कोई राज जो है वो बता दिया. इसका मतलब होता है let the cat out of the bag. I let the cat out of the bag about their wedding plans. मैंने क्या किया? मैंने वो जो सीक्रेट था उनके वेडिंग प्लान का वो सबको बता दिया. तो जब मुझे ये बोलना था कि मैंने सीक्रेट उनके वेडिंग प्लान का बना दिया, मैंने ये बोला I let the cat out of the bag. जैसे ही मैंने ये बोला सामने वाला समझ जाएगा कि भाई इसने क्या कर दिया है, कोई सीक्रेट रिवील कर दिया. किसके बारे में? About their wedding plan. उनके वेडिंग प्लान के बारे में. Clear? So I let the cat out of the bag about the wedding plans. Clear? So a piece of cake क्या हुआ? A piece of cake हुआ something which is very easy. And let the cat out of the bag, that means to accidentally, जानबूझकर नहीं, गलती से reveal a secret. ठीक है. जब आप गलती से accidentally कोई भी रहस्य राज किसी का बता दो. ठीक है. Next.
टू फील अंडर द वेदर, टू फील अंडर द वेदर मतलब कि आप जब बीमार हो जाएं, ठीक है। टू नॉट फील वेल, अगर बहुत सी बार आपको क्या बोलना होता है, किसी टीचर को बोलना होता है सर आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई हैव टू टेक अ डे ऑफ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर, तो टीचर समझ जाएगा अंडर द वेदर मतलब कि यू आर फीलिंग sick, unwell. So I'm really feeling under the weather today. I have a terrible cold. तो आप कैसे बोलोगे, I am, मैं कर रहा हूं महसूस, under the weather. That means unwell. I have a terrible cold. मुझे बहुत भयंकर क्या हो गया है, जुकाम हो गया है, सर्दी लग गई है. I am really feeling under the weather today. I have a terrible cold. Okay, next. To kill two birds with one stone. एक तीर से दो निशाने. Right? एक तीर से दो निशाने. To solve two problems at once. To solve two problems at once. To kill two birds with one stone. By taking my dad on holiday. मेरे पापा को मैं छुट्टियों पर लेकर गई, तो लेकर जाकर. I killed two birds with one stone. मैंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए. कैसे? I got to go away but also spend time with him. मुझे बाहर जाने को भी मिल गया और मैंने अपने पिताजी के साथ समय भी बिता लिया. तो एक तीर से दो निशाने लग गए. अब मुझे दूर तो जाना ही था कहीं, तो मैं पापा को लेकर गई. So to kill two birds with one stone, एक तीर से दो निशाने लगाना. To solve two problems at once, मतलब कि दो प्रॉब्लम्स को एक ही बार में सॉल्व कर देना. क्लियर है? सो टू फील अंडर द वेदर का क्या हुआ, जब आप अनवेल फील करो. और टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन व्हेन यू आर सॉल्विंग टू प्रॉब्लम्स एट वन टाइम. नेक्स्ट, टू कट कॉर्नर्स. टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, जब आप कम पैसों में कम चीज, मतलब कम खर्चे में कम पैसे खर्च करके काम अपना पूरा समेट दो, काम पूरा कर लो. सो टू डू समथिंग बैडली और चीपली. ठीक है, कोई काम जो है वो आप ज्यादा पैसे ना लगाओ उस काम में, कम पैसों में ही वो काम कर दो. They really cut corners when they built this bathroom. The shower is leaking. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सच में बहुत सस्ता माल लगाया है या बहुत बुरा काम किया है जब उन्होंने ये बाथरूम बनाया है. The shower is leaking, क्योंकि शावर जो है वो लीक कर रहा है. ठीक है, शावर में से पानी लगातार टपक रहा है, तो शावर जो है वो लीक कर रहा है, तो उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है. ठीक है, तो उन्होंने जब बाथरूम बनाया तो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया या सस्ता माल लगाया, सस्ता काम किया है, क्योंकि शावर लीक कर रहा है. तो क्या बोलेंगे, टू कट कॉर्नर्स. They really cut corners when they built this bathroom. The shower is leaking. Okay, next. To add insult to injury. To add insult to injury. To make a situation worse. बोलते हैं ना जले पर नमक छिड़कना, है ना, जले पर नमक छिड़कना बोलते हैं ना. टू एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है कि किसी एक सिचुएशन को और भी बद से बदतर बना देना, किसी भी परिस्थिति को बद से बदतर बना देना. फॉर एग्जाम्पल, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, द कार ड्रोव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक. कह रहे हैं टू एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब एक सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स कैसे हुई, द कार ड्रोव ऑफ, गाड़ी जो है वो आगे चली गई, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक, मुझे मेरी बाइक से गिराकर गाड़ी रुकी भी नहीं और वो आगे चली गई, सीधा चली गई. दैट मीन्स उसने क्या किया, दैट मीन्स उसने सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बना दिया. उसने मुझे उठाया भी नहीं, ठीक है, देखा भी नहीं कि मुझे ज्यादा लगी है या नहीं लगी, तो उससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई. ठीक है, सो टू एड इंसल्ट टू इंजरी. You cannot judge a book by its cover. बहुत सी बार हम बोलते हैं, ये तो काफी कॉमन है कि यार बाहर से देख के अंदर क्या है, बाहर से देख के आखिरकार अंदर क्या है उसका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए.
किसका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए? बाहर से देख के अंदर क्या है। किसी किताब के कवर को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि अंदर कहानी कैसी है। तो वही बोलते हैं ना कि जो बाहरी रूपरेखा होती है किसी की, कोई इंसान बाहर से कैसा दिखता है, जरूरी नहीं है कि वो इंसान अच्छा हो, दिल का भी अच्छा हो, राइट? सो टू नॉट जज समवन और समथिंग बेस्ड सोलली ऑन अपीयरेंस, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? जज नहीं करना चाहिए किसी को भी या किसी चीज को भी किसके बिहाफ पर, उसके अपीयरेंस के बिहाफ पर, कि भाई वो कैसा दिखता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? I thought this no brand bread would be horrible. मैंने सोचा था कि एक बिना ब्रांड की जो ब्रेड लेकर आया हूं मैं, ये बकवास होगी। Turns out you can't judge a book by its cover. लेकिन ये क्या निकला? You can't judge a book by its cover. मतलब कि मैंने जो इसका बिना ब्रांड देखकर ये सोच लिया था कि ये ब्रेड खराब होगी, वो मेरी बात गलत निकली। मुझे ब्रांड के दम पर अंदर की चीज कैसी है उसका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए था। मतलब कि उसने जो ब्रेड खरीदी बिना ब्रांड की, वो अच्छी निकली, ठीक है? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक। हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, किसी भी चीज के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? गुड लक, ऑल द बेस्ट, विशेस देते हैं। तो अब से आप गुड लक बोलने की जगह क्या कह सकते हैं? ब्रेक अ लेग। Often said to actors before they go on stage. अक्सर ये एक्टर्स को बोला जाता है जब वो स्टेज पे जाते हैं। Break a leg, Sam. I'm sure your performance will be great. मतलब क्या हुआ? All the best, Sam, या good luck, Sam. मैं श्योर हूं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा, ठीक है? So break a leg, Sam. I'm sure your performance will be great. क्लियर है? So you can't judge a book by its cover का क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आप बाहरी अपीयरेंस से अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर क्या है। और break a leg, good luck. Clear? Next. To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. अब कोई भी कील होती है, अगर हम उसको, ये उसका हेड होता है, अगर हमें उसको ठोकना है तो उसके हेड पे मारना होता है। That means to describe exactly what is causing a situation or a problem. To describe exactly what is causing a situation or a problem. हमें exactly जब हम describe करें कि situation क्या है जो कि problem cause कर रही है। What is causing a situation, कि किस कारण से ये situation आई है या किस कारण से ये problem हो रही है, जब हम उसे exactly describe करें उसे हम बोलते हैं to hit the nail on the head. He hit the nail on the head when he said this company needs more HR support. उसने क्या बोला? उसने बिल्कुल पते की बात की कि हमारी कंपनी में जो भी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण क्या है कि हमें और कंपनी के अंदर HR सपोर्ट की जरूरत है। हायरिंग टीम होती है HR कौन होता है? हायरिंग टीम। तो उसके सपोर्ट की हमें ज्यादा जरूरत है। हम क्या बोलेंगे? He hit the nail on the head when he said this company needs more HR support. Right? A blessing in disguise. Disguise क्या होता है? Disguise होता है जब आपका रूप बदला हुआ होता है, बहरूपिया जिसे हम बोलते हैं। So हम बोलते हैं an misfortune that eventually results in something good happening later on. So कोई भी एक बुरी चीज होने वाली थी, हमें लगा यार इसका तो अंत बहुत बुरा ही होगा, लेकिन at the end वो चीज अच्छी हो जाती है। सो जैसे मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, शुरुआत में हमारे 4 विकेट गिर चुके होते हैं तो हमें क्या लगता है? अरे यार आज तो हार गए, आज तो गए। लेकिन अंत में जो होता है, टर्न्स आउट व्हाट, कि भाई यहां पर तो पूरा खेल ही बदल गया, ठीक है? अंत के ओवर में खेल ही बदल गया कि ये जो मैच था अंत में आके हम लोग जीत गए। तो ये होता है कि यार एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कि कोई भी एक मिसफॉर्चून, एक बुरी चीज या कोई एक दुर्भाग्य दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन, जिसके कारण इवेंचुअली क्या हो, कोई फायदा हो जाए बाद में। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मान लो किसी के साथ कोई बुरा हादसा हो गया, लेकिन उस बुरे हादसे के होने के कारण ही उसकी जिंदगी में बाद में कुछ अच्छा हुआ, कि अगर वो बुरा हादसा ना होता तो शायद आज वो इस मुकाम पर ना पहुंचता। क्लियर है?
सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि कोई एक आशीर्वाद किसके रूप में, दुर्भाग्य के रूप में, कि हमें लगता है ये दुर्भाग्य है पर वो असल में आशीर्वाद होता है। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे हम कब बोलते हैं, जब हमें सारा काम रोक देना है कि यार अब बस हो गया। अगर आप सारा दिन से काम कर रहे हैं, if you are saying I'm calling it a day now, मतलब कि I'm stop, I am what I'm doing, I'm stopping right now, मैं रुक रहा हूं अब। Stop working on something, किसी भी काम पर, जो भी काम आप कर रहे हो वो करना बंद कर देना, ठीक है। Let someone off the hook, let someone off the hook, to allow someone who have been caught to not be punished। क्या? To allow someone, किसी को अनुमति देना, who have been caught, जो पकड़ा गया हो, to not be punished, कि उसको क्या ना हो, सजा ना मिले। So let someone off the hook, कि भाई किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी या किसी ने कोई गलत हरकत करी, लेकिन बाद में उसको उस चीज के लिए सजा ना मिलना, ठीक है। नो पेन नो गेन, ये तो सभी को बोला है कि यार अगर कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। सो टू हैव, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर समथिंग यू वांट। तुम्हें क्या करना होता है, जब तुम्हें मेहनत करनी हो, कड़ी मेहनत करनी हो किसी चीज को भी पाने के लिए, एट दैट टाइम बहुत सारे लोगों को आप सुनोगे सेइंग नो पेन नो गेन, मतलब कि इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड देन यू आर नॉट गोना गेट व्हाटएवर यू वांट। ओके, चलिए। सो 3 थे आज, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग, लेट समवन ऑफ द हुक, to allow someone who have been caught to not be punished. No pain, no gain, that means you have to work hard in life to achieve something or whatever you want. Clear? Next, bite the bullet. Bite the bullet. Bite the bullet, decide to do something unpleasant that you have avoiding doing. जब आप डिसाइड कर ले कोई ऐसी चीज करना जो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और आप कई समय से उस चीज को करना अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब आप फाइनली वो चीज कर रहे हैं, दैट मीन्स बाइट द बुलेट, गोली को चबा जाना, मतलब कि कोई अजीब सी अनप्लेजेंट चीज को करने की ठान लेना जो अब तक आप अवॉइड कर रहे थे। गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब कि जो आप कर रहे थे अगर वैसा ही आपके साथ हो तो उसे क्या बोलते हैं, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लेजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स, कि जिस बुरे तरीके से आप दूसरे किसी इंसान को क्या कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे, जब आप खुद भी वैसे ही ट्रीट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर own medicine. Giving someone the cold shoulder, giving someone the cold shoulder, that means to ignore someone. क्या होता है उसका मतलब, किसी को इग्नोर करना, ठीक है। So giving someone the cold shoulder, that means you are avoiding someone, ignoring someone. So 3 थे इस पे, क्या क्या, bite the bullet. Bite the bullet means decide to do something unpleasant that you have avoiding doing. Next, getting a taste of your own medicine. That means being treated the same unpleasant way you have treated others. And giving someone the cold shoulder, to ignore someone or to avoid someone. Okay. Next, the last straw. The last straw, the final source of irritation for someone to finally lose patience. एक होता ना कि यार बस अब ना पानी यहां तक आ गया। So the last straw मतलब होता है the final source of irritation for someone to finally lose patience, कि भाई कोई आपको इतना परेशान कर दे कि अंत में आप अपना धैर्य खो जाएं, ठीक है। The elephant in the room. एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होगा, ये तो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अमेजिंग लग रहा है। अ मैटर और प्रॉब्लम दैट इज ऑब्वियस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बट दैट इज नॉट डिस्कस्ड ओपनली। कह रहे हैं कोई भी मुद्दा, कोई भी प्रॉब्लम जो कि ऑब्वियस है, जाहिर है,
उसको बहुत महत्व देना चाहिए, बट दैट इज नॉट डिस्कस्ड ओपनली, लेकिन उसको खुलेआम डिस्कस नहीं किया जा रहा है. सो द एलिफेंट इन द रूम would be the correct idiom to use at that point of time. ठीक है? A matter or problem that is obvious of great importance, but that is not discussed openly. That is not discussed openly. Stealing someone's thunder. अगर आपने फ्रेंड्स देखा हो और मोनिका वाला एपिसोड आपको याद हो, when she was getting married, at that time वो लड़ती है रेचल से बहुत ज्यादा, saying that she is stealing her thunder, मतलब कि taking credit for someone else achievement. एक ये भी होता है कि आप किसी दूसरे की उपलब्धि का क्या ले लो, क्रेडिट ले लो कि काम किसी और ने किया, वो उपलब्धि प्राप्त किसी और ने की, जो भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो दूसरे किसी इंसान को मिलना चाहिए था, but what you did, you stole their thunder. Right? What you did, you steal their thunder. You stole their thunder. Clear है? Sweet tooth. Sweet tooth क्या होता है? Love sweet things. जिसे sweet चीजें बहुत पसंद हो. She has a sweet tooth. She always eats ice cream after dinner. जिसे मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद हो तो हम क्या बोलेंगे, यार शी हैज अ स्वीट टूथ, राइट, कि भाई इसे मीठा बड़ा पसंद है. अगर आपने किसी को ये बोल दिया शी हैज अ स्वीट टूथ, तो हम समझ जाएंगे अच्छा मीठा ज्यादा पसंद है. ठीक है? टेक अ रेन चेक. रेन चेक टू रीस्केड्यूल एट अनदर टाइम. कोई भी चीज आपने मान लीजिए इस समय पर स्केड्यूल करवाई थी, वो अभी वहां पर उस समय पर नहीं हो पाई, तो आप उसे रीस्केड्यूल कर रहे हैं कभी और करने के लिए. Can I take a rain check? I don't have time to go out tonight. मतलब कि क्या हम कि ये जो चीज हमने डिसाइड की है हम इसे रीस्केड्यूल कर सकते हैं, बिकॉज आई डू नॉट हैव टाइम टू गो आउट टुनाइट, क्योंकि आज रात मेरे पास समय नहीं है बाहर कहीं जाने का. ठीक है? सो टेक अ रेन चेक. टेक अ रेन चेक मीन्स टू रीस्केड्यूल at another time. To reschedule at another time. कि यार ये वाला काम अपन कभी बाद में करेंगे. So I'm taking a rain check. ठीक है? Take my hat off to someone. Take my hat off to someone मतलब honor someone, कि ये जो मेरा ताज है ये किसी और को पहना दो, मतलब कि सम्मान देना, ऑनर करना. I take my hat off to Rahul. He was the best singer at the party. बहुत सी बार आपने लोगों को सुना होगा hats off, hats off, hats off. होता क्या है वो hats off यही होता है जब आप क्या करें, किसी को सम्मान दे. बोलते ना यार heads off है तेरे लिए. बहुत से लोग उसे heads off बोलते हैं. heads off, heads off, heads off. No, it's hats off. जब आप अपनी टोपी को ऐसे उठाकर किसी को सम्मान करें. ठीक है? Take my hats off to someone means honor someone. I take my hats off to Rahul. He was the best singer at party. ठीक है? Take the bull by the horns. Horns क्या होते हैं? सींग. अगर अब आप बैल को सींगों से पकड़ोगे मतलब भयंकर काम करने जाते हो. Be brave and face a challenge. जब आप बहुत ब्रेव हैं और आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, है ना? If you want to be the CEO of the company, अगर तू कंपनी का CEO बनना चाहता है, take the bull by horns and work harder. सामना कर चैलेंजेस का, कड़ी मेहनत कर. So take the bull by the horns मतलब चैलेंज फेस करना और बहादुरी दिखाना. Take the cake. Take the cake, especially good or outstanding. His slap shot definitely takes the cake. कह रहे हैं उसका जो स्लैप शॉट था ना भयंकर था, बहुत बहुत बढ़िया था, आउटस्टैंडिंग था. इट इज द बेस्ट इन द लीग. ठीक है? उसका जो स्लैप शॉट था वो कैसा था? कैसा था? हिज स्लैप शॉट डेफिनेटली टेक्स द केक. बहुत आउटस्टैंडिंग था. टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स. To feel deflated. To feel deflated मतलब your comment took the wind out of my sails when you laughed at my new invention.
जब आप किसी की बुराई करें, उसको नीचा दिखाएं टाइप्स, ठीक है। टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, मतलब आपने कई मेहनत की किसी काम पे और दूसरा इंसान आपके उसी काम पर आकर पानी फेर दे, दैट मीन्स बुरा कहे, हंसने लग जाए, तो उसे। सो योर कॉमेंट टुक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, ठीक है। तो तुम्हारे कमेंट ने क्या किया, मुझे बहुत डिफ्लेटेड फील करवाया व्हेन यू लैफ्ड एट माय न्यू इन्वेंशन, जब तुम मेरे नए आविष्कार पर हंसे। जब तुमने क्या किया, तुम मेरे नए आविष्कार पर हंसे। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, दैट मीन्स टॉक अ लॉट। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बातूं नहीं होता, हम उसे चैटर बॉक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चैटर बॉक्स बोल देते हैं, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। Women who are close friends can talk a blue streak on the phone. कि भाई वो महिलाएं जो बेस्ट फ्रेंड होती हैं वो क्या कर सकती है, बहुत बातें कर सकती हैं फोन पर, ठीक है। सो टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टॉक अ लॉट। याद रहेंगी ना ये चीजें। द बिग टाइम, बिग टाइम मतलब अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग फेम और सक्सेस, बोलेंगे दिस इज द बिग टाइम, ठीक है। दिस इज कटरीना कैफ्स बिग टाइम, दिस इज दीपिका पादुकोण's बिग टाइम, मतलब कि अभी क्या है उनका, वो सिचुएशन है जिसके अंदर उनके पास फेम है, सक्सेस है। सो द एक्ट्रेस वाज रेडी फॉर द बिग टाइम व्हेन शी वाज नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड, कि जो एक्ट्रेस थी वो सक्सेस के लिए तैयार थी क्योंकि उसे नॉमिनेट किया गया था अवार्ड के लिए। द बर्ड्स एंड द बीज, the birds and the bees मतलब sex education. I remember learning about the birds and the bees in middle school. जब भी आप ऐसे बोलेंगे birds and the bees, that means sex education, तो वो कह रहे हैं I remember, मुझे याद है पढ़ना किसके बारे में, sex education के बारे में in the middle school, कि middle school में हमें क्या दी जाती थी, sex education दी जाती थी। Clear? The 11th hour, the 11th hour, last chance to do something, आखिरी चांस कुछ करने का। Just before the deadline, the student submitted the assignment at the 11th hour. कोई भी काम जब हम क्या करें, बिल्कुल हमारे पास आखिरी चांस हो कुछ भी करने का, कि दिस इज द लास्ट टाइम, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द 11th hour, कि भाई ये लास्ट टाइम है कुछ भी करने का। डेडलाइन होती है ना जो वो, सो जस्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से जस्ट पहले द स्टूडेंट सबमिटेड द असाइनमेंट एट द 11th hour, ठीक है। स्टूडेंट ने क्या किया, सबमिट किया क्या, अपना असाइनमेंट एट द 11th hour. The whole 9 yards means everything. The whole 9 yards means everything. We covered the whole 9 yards in the meeting. मतलब हमने मीटिंग के अंदर सब कुछ कवर कर लिया। We covered the whole 9 yards in the meeting. The whole 9 yards means everything. There is nothing left to do. कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है। Thick in the head. Thick in the head means stupid or foolish. बोलते हैं मोटा दिमाग है क्या, बोलते हैं ना मोटा दिमाग है क्या, मतलब कि बेवकूफ है क्या, तो उसे क्या बोलते हैं, thick in the head. Tommy is so thick in the head he keeps licking the wall. कि टॉमी इतना बेवकूफ है कि वो हमेशा दीवारें चाटता रहता है, ठीक है। So thick in the head means foolish. Third time's a charm. The third time is usually successful. जो तीसरा टाइम होता है वो अक्सर सक्सेसफुल होता है। I tried unlocking the door twice already. मैंने कोशिश कर ली 2 बार लॉक को खोलने की। I hope the third time is a charm. मैं आशा करता हूँ तीसरी बार में ये खुल जाए, ठीक है। So the third time is usually successful, क्योंकि तीसरा चांस जो होता है वो हमेशा सफल होता है। So third time is a charm. Next, through thick and thin. Through thick and thin मतलब in good and bad times, अच्छे और बुरे समय के दौरान। So she was with me through thick and thin. That means कि वो मेरे साथ मेरे अच्छे और बुरे समय में थी। He loved his wife through thick and thin. उसने अपनी बीवी से हमेशा प्यार किया चाहे समय कैसा भी रहा। So through thick and thin means in good and bad times. Time flies. हम बोलते ना यार समय ना ऐसे चला जाता है चुटकियों में, उड़ जाता है, मतलब कि टाइम गोज वेरी फास्ट, समय बहुत जल्दी बीत जाता है।
Our vacation is over already. Time flies. कि यार हमारी छुट्टियां खत्म भी हो गई. ठीक है. Time is money. Time क्या है? Money है. मतलब कि valuable है. Money की वैल्यू होती है तो टाइम की भी होती है. तो इसीलिए बोला टाइम इज मनी. वी कांट वेट हियर ऑल डे. टाइम इज मनी. हम सारा दिन यहाँ इंतजार नहीं कर सकते. समय बहुत कीमती है. सो टाइम इज मनी. और टाइम फ्लाइज क्या होता है? टाइम का बहुत जल्दी गुजरना. ये टाइम बहुत जल्दी गुजरता है. टाइम ऑफ योर लाइफ, एन एंजॉयबल टाइम ऑफ योर लाइफ. जब हम बोलते हैं दिस इज द टाइम ऑफ योर लाइफ, दैट मीन्स कि ये तुम्हारी जिंदगी का अच्छा समय है. Did you have the time of your life when you were a teenager? क्या तुमने जब तुम टीनेजर थे, क्या तुमने बढ़िया एंजॉय किया अपना वो समय जिंदगी का? So time of your life means वो समय जिंदगी का जो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करें. Time to run. Time to run मतलब दौड़ने का टाइम नहीं है. Time to run मतलब टाइम हो गया है यहां से निकलने का. ठीक है. हम जब बोलते हैं यार it's time to run, मतलब कि अब चलते हैं, छुट्टी का टाइम हो गया, निकलने का टाइम हो गया है. इट्स टाइम टू रन. आई नीड टू गो एंड पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल. इट्स टाइम टू रन मतलब निकलने का टाइम हो गया, मुझे अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना है. मुझे अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना है. टंग इन चीक. टंग इन चीक मतलब नॉट मीनिंग व्हाट वन इज सेइंग. जो इंसान कुछ कह रहा है ना, वो उस बात का मतलब ना होना. मतलब कि यार हम बहुत सी बार बोलते हैं ना, यार मेरा वो मतलब नहीं था जो मैं कह रहा था. मेरे कहने का वो मतलब नहीं था. नॉट मीनिंग व्हाट वन इज सेइंग. मेरे कहने का वो मतलब नहीं था. व्हेन आई सेड टू फ्लाई टू हवाई, जब मैंने कहा कि मैं हवाई जाऊंगा, आई वॉज स्पीकिंग टंग इन चीक. दैट मीन्स मेरे कहने का वो मतलब नहीं था. आई डिडंट थिंक यू वुड बुक अ टिकट. मुझे ये नहीं लगा था कि तुम एक टिकट बुक करोगे. ट्रू कलर्स. ट्रू कलर्स एक्चुअल कैरेक्टर और पर्सनालिटीज. हम बोलते हैं ना तेरा असली रंग सामने आ गया, तेरा असली रूप सामने आ गया. दैट मीन्स ट्रू कलर. ठीक है. आई सॉ हर ट्रू कलर्स व्हेन शी डोनेटेड द लोकल चैरिटी. मैंने उसका असली रूप देखा जब उसने लोकल चैरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. ठीक है. टू टाइम. टू टाइम मीन्स चीट और बिट्रे. किसी को धोखा देना को हम क्या बोलते हैं? टू टाइम. हिज गर्लफ्रेंड वॉज टू टाइमिंग हिम. उसकी गर्लफ्रेंड क्या कर रही थी? उसे चीट कर रही थी बाय स्लीपिंग विद द प्लम्बर. प्लम्बर के साथ सोकर. सो टू टाइम मीन्स चीट. शी वॉज टू टाइमिंग मी. शी वॉज चीटिंग मी. इंटरेस्टिंग है ना? कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं यार, मजे आते हैं बोलने में. अंडर माई थंब. अंडर माई थंब मतलब कि मेरे कंट्रोल में. मेरे कंट्रोल में. कह रहे हैं ये चीज तो मेरी मुट्ठी में है. मुट्ठी में मतलब कंट्रोल में है. सो उसको क्या बोलोगे? अंडर माई थंब. माइक सेड द गर्ल वॉज अंडर हिज थंब. माइक ने कहा कि वो जो लड़की है वो उसके कंट्रोल में है. शी वॉज द स्वीटेस्ट पेट इन द वर्ल्ड. वो दुनिया की सबसे प्यारी पालतू जानवर है. ठीक है. तो किसी के कंट्रोल में होना. वॉश माई हैंड्स ऑफ समथिंग. स्टॉप डीलिंग विद द प्रॉब्लम. जब आप किसी एक प्रॉब्लम से डील करना बंद कर दे, दैट मीन्स वॉश माई हैंड्स ऑफ समथिंग. यार मैं अब छुटकारा पा रहा हूं इस चीज से. ठीक है. सो आई एम वॉशिंग माई हैंड्स ऑफ दिस ट्रबल्ड पास्ट एंड मूविंग ऑन विद लाइफ. कि यार ये जो मेरा इतना बुरा पास्ट रहा है ना, मैं अब इससे हाथ धो रहा हूं. ठीक है. मैं अब इसको दूर फेंक रहा हूं, मैं निकाल के फेंक रहा हूं और मैं अब मूव ऑन कर रहा हूं अपनी जिंदगी में आगे. वाटर ऑफ अ डक्स बैक. वाटर ऑफ अ डक्स बैक. A harmful remark that does not affect someone. A harmful remark, एक बुरी टिप्पणी that does not affect someone, जिससे किसी को प्रभाव नहीं पड़ा. She insulted me but I didn't care. It was like water off a duck's back. ठीक है. उसने मेरी इंसल्ट की लेकिन यार कोई फर्क ही नहीं पड़ा. It was like water off a duck's back. That means एक उसने करी तो टिप्पणी बहुत ज्यादा बेकार थी, बट मैंने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया. वाटर अंडर द ब्रिज. वाटर अंडर द ब्रिज का क्या मतलब है? अ पास्ट प्रॉब्लम दैट नो लॉन्गर इफेक्ट द प्रेजेंट. की एक पुरानी प्रॉब्लम जो अब इफेक्ट नहीं करती. अब अगर ब्रिज के नीचे पानी भरा हुआ है तो आप तो ब्रिज से ऊपर चले जाएंगे ना. ब्रिज के ऊपर से आप जा सकते हैं ना अगर नीचे पानी भी है. तो वाटर अंडर द ब्रिज मतलब कि कोई पास्ट की प्रॉब्लम जो अभी प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करती.
A bed of roses. बोलते ना यार जिंदगी वो फूलों का बिस्तर नहीं है. An easy option or way. Life isn't a bed of roses. जिंदगी जो है वो गुलाबों का बिस्तर नहीं है, कांटे हैं उसमें. Right? Raining cats and dogs. भयंकर बारिश होना. जब हम बोले ना raining cats and dogs, that means heavily raining. When pigs fly, again, जो चीज कभी भी नहीं हो सकती, an impossible task or event. Devil's advocate. Devil's advocate मतलब one person who presents a counter argument. कोई एक ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, counter argument दे रहा है, उल्टे जवाब दे रहा है. John always plays the devil's advocate in every plan we make. कि जॉन जो है वो हमेशा क्या करता है, वो डेविल्स एडवोकेट प्ले करता है. हर एक प्लान जो है हम बनाते हैं उसमें वो कोई ना कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है. यार ये क्या करके करोगे, मना कर देता है मतलब. ठीक है. एप्पल ऑफ द आई. एप्पल ऑफ द आई, समवन वेरी प्रेशियस और डियर. कोई इंसान जो बहुत ज्यादा प्रेशियस हो, बहुत ज्यादा प्रिय हो. अ चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ द पेरेंट्स आईज. एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा कीमती और प्रिय होता है. नेक्स्ट, जिप योर लिप. जिप योर लिप मतलब कि चुप हो जाना. ठीक है. शट अप और स्टॉप टॉकिंग. द एंग्री टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू जिप देयर लिप्स. जो गुस्से में टीचर थी उसने बच्चों को क्या बोला, ताला लगा लो अब मुंह पे. बोल दे ना ताला लगा लो अब मुंह पे. दैट मीन्स जिप योर लिप. सेकेंड विंड. सेकेंड विंड मतलब अ सेकेंड बर्स्ट ऑफ एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड. एक बार थकने के बाद जब आप एक और बार काम करें. So he felt a second wind surging through his body. He grabbed the shovel and started digging again. कि वो ऑलरेडी खोदते खोदते थक गया था, लेकिन उसे एकदम से क्या फील हुआ, उसे फील हुआ एक सेकेंड विंड, मतलब वापस से उसके अंदर एनर्जी आई और उसने वापस से हंसुए से खोदना शुरू कर दिया. Dog's life. Dog's life मतलब एक बहुत ही बुरी जिंदगी. I'm living a dog's life. मतलब कुत्तों जैसी जिंदगी हो गई है, बुरी, miserable, दयनीय. In 1800s, slaves led a dog's life. 1800s में जो गुलाम होते थे उन्होंने कुत्तों वाली जिंदगी जी है. क्लियर. चलिए, ये आज हमने बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस की आज की क्लास में. ऐसे ही अगली एक और क्लास होगी जिसके अंदर हम कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे. अब बारी है क्विज की. क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. मिस द बोट. मिस द बोट मतलब मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस अ चांस, मिसिंग समवन या नन. Next, when pigs fly, an impossible task, an impossible event, heavy rains या none. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्या होगा, मिस एन अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट, व्हेन पिग्स फ्लाई, एन इम्पॉसिबल टास्क. क्लियर. आज की क्लास में इडियम्स एंड फ्रेजेस किए, ये कुछ मैंने आपको करने के लिए घर के लिए दिए हैं. सर्च कीजिएगा, सोचिएगा, बताए हैं मैंने भी आपको, इनमें से काफी सारे, इनके मीनिंग याद कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास भी हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस पर ही होगी. अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी. मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान.